साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। सेक्शन 138 एनआई आइटम को लेकर एक महत्वपूर्ण टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूं। मैं डिस्कस करने वाला हूं कितने अलर्ट हैं अक्यूज्ड इन मामलों को लेकर। कुछ तो इतने बहुत बुद्धि हैं कि जब केस हो जाता है ढंग से लड़ते नहीं है, ढंग से डिफेंस लेते नहीं है और अच्छे केस को बिगाड़ देते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं कि जो लड़ते नहीं और बिना लड़े भी केस जीत जाते हैं। मैं आपके साथ शेयर करूँगा एक ऐसी स्टोरी, एक रियल स्टोरी, जिसमें एक अक्यूज ने केस को लड़ा, पर लड़ा कैसे, बाहर बैठ के। जब कोर्ट में केस गया तो वो कुछ नहीं बोला और कोर्ट को उसको अंतोगत्वा बरी करना पड़ा। तो ऐसे क्या दाव पेच उसने पहले ही खेल ली है कि कोर्ट में जाके उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी और अल्टीमेटली वो बरी हो गया। साथियों, इस केस को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे ताकि हमको काफ़ी ईजी रहेगा कि कैसे दाव पेच जो है अक्यूज ने खेल ली है। साथियों, हर चेक केस में दो पक्षकार हैं, यहाँ भी दो पक्षकार हैं। अपन लेते हैं मिसेस ए एंड मिस्टर के। याद रहेगा आपको, मिसेस ए तो है परिवादी और मिस्टर के जो है ये है अक्यूज्ड। केस क्या था मिसेस ए का कि मुझसे मिस्टर के ने करीबन 50 लाख रुपए जो है उधार लिए और उक्त राशि की अदायगी पेटे अक्यूज ने मुझे चेक दिया। ये चेक जो है बाउंस हो गया। मैंने उसको नोटिस दिया, नोटिस देने के बाद भी पैसा नहीं दिया। अल्टीमेटली मुझे केस फाइल करना पड़ा। ये तो है एक सामान्य ज़िंदगी, एक सामान्य स्टोरी जो हर केस में देखने को मिलेगी आपको। क्योंकि परिवादी को सिर्फ 4 चीज़ें आती है कि पैसा दिया, चेक लिया, चेक लगाया, चेक बाउंस हो गया, नोटिस दे दिया, पैसे नहीं आए, अल्टीमेटली केस फाइल कर रहा हूँ। इसके आगे कुछ भी नहीं समझ पाता है प्रोसिक्यूशन। अब डिफेंस था बहुत चालाक, बहुत तगड़ा। मिस्टर के ने क्या दिमाग लगाया, उनका कहना यह था कि मिस्टर के नाम के कई व्यक्ति भारत देश में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं रवि नाम से, तो रवि नाम के कई व्यक्ति जो है भारत में एग्जिस्ट कर सकते हैं। मोटी मोटी बात है। और जो भी चेक बुक प्रिंट होती है उस पर कभी भी सन ऑफ जो है प्रिंट आउट नहीं होता है, केवल नाम जो है प्रिंट आउट होता है। तो मिस्टर के ने क्या किया कि अपने ही नाम राशि का एक बंदा जो है ढूंढा और उस बंदे का जो है अकाउंट खुलवा लिया। ये सब उसने प्लानिंग पहले कर ली थी, ये सब प्लानिंग बाद में नहीं होती है। और वो अकाउंट खुलवा के एक चेक जो है ले लिया और ये चेक जो है उससे साइन करवा के ये दिया है मिसेस ए को। अब मिसेस ए को क्या भरम है कि ये मिस्टर के वही है जिसको मैंने पैसे दिए, जबकि मिस्टर के तो बहुत श्योर थे कि ये मिस्टर के जिसका चेक इसके पास में ये मैं हुई नहीं, ये कोई दूसरा मिस्टर के। इसका मतलब ये साफ था कि अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं रवि नाम से, तो उससे दूसरा रवि क्रिएट कर लिया और उस रवि का चेक जो है इस रवि ने उस लेडी को दे दिया या उस परिवादी को दे दिया जो अब सब्सिक्वेंटली चेक लगाने वाला है। अब शांति से बैठे हुए हैं यहाँ पर मिस्टर के को दो बातें बहुत क्लियर है कि सबसे पहली बात कि मनी रिकवरी केस जो है, चाहे वो 138 एनआई एक्ट के एंगल से भी है या सिविल रिकवरी के एंगल से भी है, इसका लिमिटेशन जो है 3 साल है फ्रॉम कॉज ऑफ एक्शन। और जैसे ही परिवादी अपना केस चॉकआउट करता है कि मैंने पैसे मांगे जिसके पेटे या चेक दिया, तो जो चेक की डेट है वहीं से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो इन्होंने क्या करा, सबसे पहले तो 1.5 साल तक कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को अवॉइड किया। चलो ठीक है, समझ आ रहे हैं। अंतोगत्वा इनका जब अरेस्ट वारंट आया तो उन्होंने अपनी जमानत करा ली और 138 एनआई एक्ट में आप सब जानते हैं कि ऑफेंस जो है बेलेबल है। तो 1.5 साल जो है इन्होंने किल कर दी है और वहाँ पर टेंशन में था कंसर्न प्रोसिक्यूशन की केस में जो है डिले हो जा रही है। साथियों, जब ये अपीयर हुए तो इन्होंने कोर्ट से जो है समय मांगा कि मुझे इस केस में प्रॉपर जो है डिफेंस पेश करना है। सेक्शन 145 सब क्लॉज 2 एनआई एक्ट की लाइट में मुझे जो है समय दिया जाए। फिर 1 महीना किल कर दिया। उसके बाद टाइमली जो है 1.5 साल के टाइम जो है किल करते गए, तो करीबन इन्होंने 2.5 साल ऐसे किल कर दिए। उसके बाद इन्होंने जवाब पेश नहीं करा और फाइनली 251 सीआरपीसी में जो है नोटिस ड्रॉ हुए, फाइल जो है एविडेंस में आई और 3.25 साल बाद जो है एविडेंस स्टार्ट करी। जैसे एविडेंस स्टार्ट हुई तो इनका डिफेंस ही वही था कि ये चेक तो मेरा है ही नहीं, ये चेक तो किसी मिस्टर के का है जो मैं हुई नहीं, और इस लेडी ने जो है मिसप्लीट करा है। तो ऐसे करते करते उन्होंने एक डिफेंस ले लिया और सेकंड डिफेंस उन्होंने लिया कि जो मनी है वो अनअकाउंटेड है, तो इसका अकाउंट्स कहाँ पर है, तो इनकम टैक्स के एंगल से वेट कर दिया। तीसरी बात, जब लेडी बेरोजगार है तो इतना रुपया लाई कहाँ से, इस एंगल से वेट कर दिया। चौथी बात, नोटिस मुझे मिले ही नहीं है, ये नोटिस मुझे मिले नहीं, जो पता इसमें है वो पता मेरा है ही नहीं, इसकी पुष्टि आधार कार्ड से होती है। तो ऐसे 4 एंगल पर उन्होंने जो है केस को बांध कर रख दिया। जब स्टेटमेंट हुए अक्यूज के तो वही डिफेंस था। जब अक्यूज ने कंसर्न बैंक मैनेजर को तलब करने की प्रार्थना करी तो भारी रूप से जो है अपोज किया कंसर्न परिवादी ने। तो ये स्टैंड लिया कंसर्न अक्यूज ने कि यहाँ पर तो यही डाउटफुल है कि वास्तव में ये मिस्टर के है कौन जो इस केस में रियल अक्यूज है। तो कोर्ट ने कहा कि अगर अक्यूज का ये डिफेंस है तो उस सिनेरियो में उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो सेक्शन 311 सीआरपीसी की लाइट में और सेक्शन 315 सीआरपीसी की लाइट में कोर्ट ने जो है डिफेंस कॉल करा उस बैंक मैनेजर को। तो वो डॉक्यूमेंट सारे लेकर आया, उससे मालूम पड़ा कि ये मिस्टर के कोई दूसरा मिस्टर के है और जो मिस्टर के अक्यूज है वो मिस्टर के वास्तव में नहीं है। तो कोर्ट ने कहा तो केस ही मिसमैच का हो गया। कानून क्या बोलता है सेक्शन 138 का, यदि आप ड्रॉवर हैं
और आपने चेक जारी करा है तो ही आप जिम्मेदार होंगे, अदरवाइज जिम्मेदार नहीं होंगे। तो उस मैनिपुलेशन को खेलते हुए अल्टीमेटली मिस्टर के जो है वो इस केस से एक्विट हो गए। तो ये शो करता है कि कितने चंट चालाक अक्यूज्ड हैं, अगर जो रियल में खेलना चाहते हैं गेम को। और कुछ ऐसे भी हैं बिल्कुल सही हैं, अमाउंट का मिसमैच परिवादी ने कर दिया तब भी सजा भुगत रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, और मैनिपुलेट उनके खिलाफ हो रहा है तब भी जो है वो रो फिर रहे हैं। तो ये स्टोरी जो है हमें ये सिखाती है कि अगर अक्यूज अलर्ट मोड पर है तो वो बहुत कुछ कर सकता है, और अगर वो अलर्ट मोड पे नहीं है, सिंपल चेक दिया और उस चेक का मिसयूज कर लिया परिवादी ने, तो उसको कोई नहीं बचा सकता। तो गलत क्या है सही क्या मुझे नहीं पता, बट लॉ की दृष्टि में वो व्यक्ति मुलजिम नहीं है, क्योंकि उस मिस्टर के ने जो भी किया, जैसा भी किया, उसको प्रूव करने की जिम्मेदारी थी परिवादी की, क्योंकि परिवादी को ये साबित करना था उसके साथ जो है धोखाधड़ी हुई है। पर वो केस तो वो लेके आई नहीं, वो तो कह रही कि सिंपल उधार लिया और ये जो है चेक दे गया और चेक बाउंस हो गया। तो वो कहता है कि सेक्शन 138 पढ़ लो, वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई चेक इशू हुआ है किसी अकाउंट से जो अक्यूज ने मेंटेन किया है और उस चेक का वो ड्रॉवर है, देन ही वुड बी लायबल। तो चारों ही पैरामीटर वो तोड़ के चला गया, चारों ही बैराकेट उसने तोड़ दिए, और अल्टीमेटली कोर्ट के पास ऑप्शन नहीं था उसको बरी करने के अलावा। तो साथियों, मुलजिम जो था इतना अलर्ट था इस केस में कि उसने अपने को सेव करने के लिए इस हद तक जो है वर्कआउट किया। तो साथियों, टेक्निकली कोर्ट में दाव बचा खेले तो जो जीता वो सिकंदर है। तो ये जजमेंट जो हैं कुछ ना कुछ सिखा के चलते हैं कि आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, अगर आप अलर्ट नहीं हो तो वहाँ पर जो है आप धोखा खा सकते हो। तो खैर रियल में ऐसा नहीं करना है, बट जिन्होंने किया उनका मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से अलर्ट है अक्यूज्ड। क्लियर है? तो साथियों, अगर टॉपिक समझ में आया तो आप 4 बातें जो है नोट रखिए अपनी ज़िंदगी में इस केस को लेके। सबसे पहली बात, 138 का बेसिस यही है कि अगर आप ड्रॉवर हैं तो ही केस बनेगा, अगर आप ड्रॉवर नहीं है तो केस नहीं बनेगा। नंबर 2, इवन तो जॉइंट अकाउंट है पर आप सिग्नेटरी नहीं है तो केस नहीं बनेगा। नंबर 3, अगर वो चेक सिक्योरिटी पेटे है तो उस सिनेरियो में आपको सिविल सूट भी फाइल करना पड़ेगा टू डिक्लेयर इट कि ये सिक्योरिटी चेक है। और नंबर 4, कि जो भी चेक के मैटर्स हैं वहाँ पर हमको स्टैंड जो है क्लियर करते हुए चलना पड़ेगा। अगर हमारा स्टैंड क्लियर नहीं है और हम एक प्रोबेबल डिफेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे तो वहाँ नुकसान हमको ही खाना पड़ेगा। तो साथियों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।